नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। दिल्ली में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की टिप्पणियों और लोकसभा अध्यक्ष की मुलाकात और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर प्रतिक्रिया दी। और पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने मामले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को दी है और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है और उनके खिलाफ राजनीतिकरणों से कार्रवाई की जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि वे अपने विचारों पर कायम रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि कानून अपना काम करे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह मामला हालिया राजनीतिक बयानों और सनातन धर्म से जुड़ी टिप्पणियों के बाद दर्ज एफआईआर और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एफआईआर से राहुल गांधी जी कब डरे, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी कब डरे? लोकतांत्रिक तरीके से और जो काल नेमी बाबा लोग हैं जो गले काट रहे हैं। अभी हमको 10 कॉल आया मारने का, इंटरनेशनल कॉल, हर जगह का कॉल। तो अब इन सब मुद्दों से कौन डरता है? सवाल संपत राय का है। संपत राय ने सोना चांदी दोनों गायब किया है। तो संपत राय सोना चांदी दोनों गायब किया है। अकाल नेमी गोविंद गिरी ने पूरा पैसा गायब कर दिया। सवाल यहाँ है, सवाल हनुमान जी को नचा रहे हैं। सवाल आप गाली दे रहे हैं, साधु संत को आप गाली दे रहे हैं, शंकराचार्य को आप गाली दे रहे हैं। और विपक्ष राहुल जी, अखिलेश जी, सभी लोग इस देश के आस्था को बचाना चाह रहे हैं। हमने गोविंद गिरी का जो छद्म भेष है उसको लेके मैंने प्रेजेंट किया। आप कल से परसों से हमारे घर पर हमला कर रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं जिंदा जला देंगे। तो कौन रोक रहा है आपको? हम तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम देवघर में थे, जला दीजिए, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। हम सदन की मर्यादा को नहीं लांघते हैं, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते हैं। हमने किसी को गाली नहीं दिया। जो हमला किया है वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है और वो जोगी जी के साथ फोटो है, डिप्टी सीएम के साथ फोटो है। तो कौन चाहता है मरवा देना? स्पीकर को कंप्लेन किया? अभी जा रहे हैं, कंप्लेन देंगे, अभी स्पीकर को कंप्लेन देंगे। रामगोपाल जी लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। रामगोपाल यादव जी थोड़ी अच्छा एक बात बताइए, आप की जब वो गार्जियन है, तो अखिलेश जी नेता है, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या कहा? गोविंद गिरी को कैसे बख्शा जाए जो सब कुछ की चोरी कर लिया? आप हमको बताइए। गोविंद गिरी को तो बख्श नहीं दिया जाएगा। संपत राय जो एक सिंध परिवार का 200 किलो सोना चांदी गायब कर दिया, एक परिवार का रामायण का गायब कर दिया, कैसे बख्शा जाए? स्पीकर से डिस्टेंस कर लिया ना। हमको तो समझ में नहीं आता है। अखिलेश बाबू सबसे पहले ट्वीट किए और अखिलेश बाबू सबसे पहले 2 बार हमको फोन किए। पूरा प्रदेश में लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत स्कूलों को लेकर विपक्ष के आरोपों और सांसद पप्पू यादव के दावों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा की कार्यवाही शुरुआत वंदे मातरम से होना देशभक्ति और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान है। और अखिलेश यादव द्वारा स्कूल बंद किए जाने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और सरकारी विद्यालयों और आधारभूत सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष का आरोप निराधार बताया। वही सांसद पप्पू यादव द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के दावों पर उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करता है और यदि किसी को सुरक्षा संबंधित चिंता है तो संबंधित एजेंसियां नियमानुसार कार्रवाई करेगी। नहीं, ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। जिस वंदे मातरम का गान गाते हुए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों को देश से खदेड़ दिया और उस वंदे मातरम को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद
अलग कर दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, आज वह वंदे मातरम हमारे यहाँ सदनों में, दोनों सदनों में के साथ सत्र की शुरुआत हुई। बहुत आनंद आया। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार में 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। श्री अखिलेश यादव जी जैसी सोच होती है वैसी दृष्टि हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है। वर्ल्ड क्लास के स्कूल भी बनाने का काम किया गया है और जिनको वह बहुत बुरे हालात में छोड़ करके गए थे, उनका कायाकल्प करके उनको इतना सभी सुविधाओं से युक्त करने का काम किया गया है कि आज हमारे जितने भी सरकारी स्कूल भी हैं या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल हैं, वह सारे स्कूलों की पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा हुआ। सर, सांसद पप्पू यादव हैं, वो कह रहे हैं जान से मारने की धमकी दी जा रही है हमको। वह ऐसे बकवास करते हैं। दिल्ली में आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में पारित सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। चंद्रशेखर आजाद ने न्यायपालिका में लंबित मामलों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा है कि न्याय व्यवस्था में समान अवसर और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके अलावा उन्होंने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम, विरोध प्रदर्शनों और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में स्वस्थ बहस और संवाद की परंपरा बनी रहनी चाहिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 जो अभी लोकसभा में पास हुआ, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहता था। हालांकि सही विपक्ष जो है नारेबाजी कर रहा है, लेकिन जो लोग अपनी बात रखना चाहते थे उनको तो बात रखने का मौका देना चाहिए था। इसमें जो बदलाव हो रहे हैं, आप 33 से बढ़ा के आप 37 कर रहे हैं, सही है। बहुत सारे मामले लंबित है, आपने एक डेटा दिया है, होना चाहिए, मैं इस बात पर सहमत हूँ। लेकिन मेरा सवाल मंत्री से था, कानून मंत्री से, कि उन्होंने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की बात बहुत दिन पहले की थी और फिर SC/ST OBC के जजों को हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात को के सवाल को देश पूछ रहा है। आजादी के 75 साल बीत गए हैं कि SC/ST OBC में काबिलियत नहीं है कि उनको जो है जुडिशरी में और कॉलेजियम से कब तक जज बनते रहेंगे। तो मुझे सवाल पूछने थे, लेकिन फटाफट सरकार ने बिल पास करा दिया। ये ठीक नहीं है, इस तरह की डिक्टेटरशिप तानाशाही ठीक नहीं है। जवाब देना पड़ेगा। आप अगर 33-37 कर रहे हो तो क्या इसमें SC/ST OBC को आप रिजर्वेशन देंगे नहीं देंगे? क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह से अभी कह दिया था एक सीनियर जज ने कि भाई दिल्ली का जितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो हिंसा हुई कि हमने पे वीडियो देखने का समय नहीं, तो जवाब देने पड़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए ना कि जुडिशरी क्या कर रही है, जिस तरह से सरकार कई जगह डिक्टेटरशिप कर रही है। ये सुमोटो का विषय थे कई सारे, इन पे सुमोटो क्यों नहीं लिया? दिल्ली वाली घटना में खुद सुमोटो लेना चाहता। अगर देश की राजधानी बेटर सुरक्षित है तो कहां सुरक्षित होंगे? प्रोटेस्टर अगर अपनी बात नहीं करते, जो उनका राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने दिया, तो उसका वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? इसलिए मैं चाहता हूं SC/ST OBC को रिजर्वेशन मिले हायर जुडिशरी में। मैं पूछता मंत्री से, लेकिन बहुत तेजी से बिल पेश करा दिया गया है। सर, RSS के एक नेता ने जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें कहा कि वो एंटी नेशनल था, उसकी जांच होनी चाहिए, सवाल खड़े करे थे। किस तरह से? अगर 30 दिन तक कोई एंटी नेशनल प्रोटेस्ट चल रहा है तो यहाँ की एजेंसियां क्या कर रही? सो रही है क्या? यहाँ की एजेंसिया को और कोई और काम दिया है क्या आपने, जो उनको नहीं पता लग रहा है? कुछ ही बोल देता है कोई, कुछ भी बैठ के। ये जनता माफ नहीं करेगी, नौजवान माफ नहीं करेगा। कुछ ही बोलते रहो, मैं कह रहा हूँ। मुझसे तो जैन जी ने कहा कि जो पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आने दो उनका समय, उनको वोट के लिए तरसा देंगे हम लोग, अपने परिवार को, खुद को भी कोशिश करेंगे इनको वोट ना मिले। और इसका परिणाम है आज उपचुनाव हो रहे हैं, के रिजल्ट आ रहे हैं 3 जगह के। आप देखना, बीजेपी हो सकता है 2 जगह हार जाए 3 में से, तो आपको पता लग जाएगा नौजवान के खिलाफ। और बोलो, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के नेताओं कह रहा हूँ, और बोलो युवाओं के खिलाफ। ये युवा ही 2014 में आपकी सरकार लाई थी, यही पलट के रख देंगे, याद रखना मेरी बात को। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राम टेम्पल का विरोध करने वाले आप डोनेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपको लूट करने की छूट दे दी जाए कि आप राम के नाम पे लूट कर लें? कि भाई आपने तो सारे कर्मचारियों से पैसा लिया, जबरन पैसा लिया, जो नहीं भी देना चाहता उससे पैसा लिया, तो इसका मतलब आपको लूट की छूट दे दी जाए? ये जो डकैती आपने की, जनता भूल नहीं रही है। आपने लोगों के जो है आस्था के साथ खिलवाड़ के जनता आपको सबक सिखाएगी।
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मैत्रा ने नीट पेपर लीक प्रदर्शन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। महुआ मैत्रा ने आरोप लगाया कि छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई अत्यधिक कठोर थी और सरकार के इस पर घटनाक्रम पर जवाब देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि यदि राज्य सरकार छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए स्वतंत्र है तो इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए। और महुआ मैत्रा ने केंद्र सरकार पर विपक्ष सवालों के बचने का भी आरोप लगाया और कहा है कि लोकतंत्र व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध और छात्रों की आवाज का सम्मान होना चाहिए। एकदम हाँ, इनका मैसेज है कि जो 20 तारीख की घटना हुई दिल्ली में, चलो संसद जो यहाँ पे मार्च था, जो जंतर मंतर में था, आपने देखा कैसे अमित शाह द्वारा परिचालित दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ रैफ ने कैसे बच्चे अनाम स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर कैसे लाठी, टीयर गैस, पेलेट गन चलाए। और इसके लिए कोई जिम्मेदारी अमित शाह ने अभी तक नहीं लिया और वो देश के गृह मंत्री हैं, उनका काम है सदन में आना। पार्लियामेंट चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री 12 बजे पार्लियामेंट से छिप के, किसी ने उनका आईटी टीम से कहा होगा कि जेन जी 11 बजे के बाद शब इंस्टा करते हैं, तो ये टाइम उन्होंने अभी 12 बजे के पिक करके 12 बजे वो रात के 12 बजे काली पहाड़ी के पीछे मैं और मेरा पालतू कुत्ता टॉनी, बात वैसे ही हो जा रही है। तो रोज वो रील बना रहे, तो अमित शाह तो रील भी नहीं बना रहे, वो तो बिल्कुल गायब ही है। तो उनको आके जवाब देना चाहिए कि ब्रुटैलिटीज के ऊपर इतने सारे एफआईआर जो चालू हुए हर स्टेट में, उन्होंने कहा था कि हम हटा देंगे। अभी भी पुलिस हर स्टेट में, स्पेशली दिल्ली में, यूनिवर्सिटीज में जा रहे, स्टूडेंट्स के घर जा रहे, धमका धमकी कर रहे। और एक चीज सोचिए, एक 15 साल की बच्ची, उसको डरा धमका कर आप उनसे अपोलोजाइज करवाए और आप कह रहे हो कि आई फॉरगिव यू। यू शुड बी अपोलोजाइजिंग टू द कंट्री। हु आर यू फॉरगिविंग? Who are you forgiving? Amit Shah and Modi ji should be apologizing to the country. और इनका दोनों का यहाँ पर तो टिक ही नहीं दिख रहा है जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुए हैं, हाँ, उसके प्रति सरकार कमिटेड है, उसको हम लोग। अच्छा, सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में कितना कुछ कहा था। सरकार तो एसआईआर के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एक गलत नाम बाद नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में सरकार जितना झूठ बोला है उसका लाइन अगर हम लिखना शुरू करें ना तो कल तक लिखते रहेंगे। दिल्ली में सीजेपी की प्रतिनिधि सौरभ दास ने छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में हालिया टिप्पणी का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत गंभीर आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होगी। और सौरभ दास ने इस छात्र आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति बताते हुए कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकारों का उपयोग कर ऐसे मामलों में निरस्तारण का भी विचार कर सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अदालत की टिप्पणी के अनुरूप मामले के निपटारे के लिए प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और साथ ही छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई और अन्य संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष कार्रवाई की भी मांग की। இன்னைக்கு யூத்தோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட திரும்ப ஒரு பெருசு விக்டரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கிளாரிஃபை பண்ணாங்க எல்லா எஃப்ஐஆர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் எஃப்ஐஆர்ஸ் ஸ்டேட் எந்தமே ஸ்டேட் இருக்கோ அவங்கள வித்ட்ரா பண்ணணும்னா அவங்க பண்ண முடியும், லிபர்ட்டி இருக்கு அவங்க கிட்ட. செகண்ட் அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணாங்க कि the immunity that was given to the students and protesters, அந்த இம்யூனிட்டியில கிரிமினல் ஆன்டிசிடென்ட்ஸ் ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ்க்கு இம்யூனிட்டி இல்ல. ஆனா கிரிமினல் ஆன்டிசிடென்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாரிஃபை பண்ணாங்க. அது மீனிங்னா ரேப், மர்டர் அப்படி ஹீனஸ் கிரைம் இருந்ததுன்னா அந்த கிரிமினல் ஆன்டிசிடென்ட்ஸ் கவர் ஆகுது இந்த இம்யூனிட்டியில. இது ரொம்ப பெருசு விக்டரி. அலாங் வித் திஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் அவங்க சொன்னாங்க, இண்டிகேட் பண்ணாங்க ஆர்டிகிள் 142 பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து எல்லா எஃப்ஐஆர்ஸ் குவாஷ் பண்ணிருக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு.
அது நெக்ஸ்ட் ஹியரிங்ல நாங்க தெரியும் அது ஆவோம் ஆவ வேணாம். ஆனா அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. சுப்ரீம் கோர்ட் அதுல இண்டிகேட் பண்ணாங்க அவங்க பண்ண முடியும். இது கூட ரொம்ப பெருசு வெற்றி. ஏன்னா எல்லா ஸ்டேட்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் எஃப்ஐஆர்ல போயிட்டு க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணணும்னா அது ரொம்ப டைம் டேக்கின் இருக்கும். சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து எல்லா எஃப்ஐஆர்ஸ் அப்படி குவாஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஃபாஸ்டா ஃபினிஷ் ஆயிடும் இந்த மேட்டர். அதுக்காக நாங்க வெல்கம் பண்றோம் இந்த ஆர்டருக்கு. அப்புறம் நாங்க கவர்மெண்ட்க்கு கூட சொல்றோம் இப்ப, ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து எல்லா கிளாரிபிகேஷன் வந்துருச்சு. இப்ப அவங்க அந்த ரிட்டன் அஷூரன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து ரிட்டன் அஷூரன்ஸ் இப்ப அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா அந்த ப்ராசஸ் फिनिश பண்ணிட்டு அவங்க அந்த ரிட்டன் அஷூரன்स எங்களுக்கு கொடுக்கணும். पंजाब बसपा में संगठनात्मक बदलाव को लेकर उठ रहे असंतोष के बीच वरिष्ठ बसपा नेता और पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और यदि किसी भी स्तर पर नाराजगी है तो उसे संगठन में भीतर उचित मंच पर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि बसपा एक अनुशासनित संगठन है जहां सभी निर्णय संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत लिया जाता है और तीक्ष्ण सूद ने भरोसा जताया कि कार्यकर्ताओं की सभी चिंताओं से पार्टी नेतृत्व का अवगत कराया जाएगा और संगठन को अब मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है आपकी तरफ से, देखो बड़ा रोष था कार्यकर्ता में। कल पंजाब में 6 जिला अध्यक्ष बदले गए जो कि अभी 10-12 दिन पहले लगाए थे और कार्यकर्ता का कहना ये है कि अगर बदलने ही थे तो पहले ही उनको लगा देते। जिन लोगों को बदलना है उनको अपमानित करने की क्या जरूरत है। और उन पर कोई इल्जाम नहीं है, उन पर कोई आरोप नहीं है, उनको कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई कि उनको क्यों बदला जा रहा है। मैं पिछले 40 साल से अधिक सक्रिय भाजपा में काम कर रहा हूँ। ऐसा मौका मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी अध्यक्ष को बिना कारण पूछे उसके खिलाफ बिना अनुशासनात्मक कार्रवाई किए हुए उसको उतार दिया जाए। तो जब पार्टी ऐसे तरीके से काम करती है तो कार्यकर्ता में रोष आता है और इस रोष के केंद्र बिंदु पूरे पंजाब में आज रोष चल रहा है। ऐसा तो हमारे जो संगठन महामंत्री हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल उठता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी का केंद्रीकरण किया हुआ है। कोई सलाह मशवरा नहीं होता, तो जिसको चाहो वो लगा देते हैं, जब चाहो वो हटा देते हैं। इसलिए कार्यकर्ता की जो भावनाएं थी वो ट्रांसलेट करने के लिए आज मेरे को उन्होंने कहा था कि हमारी भावनाएं ट्रांसलेट करो, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सर कोई हाईकमांड तक भी आपकी तरफ से पहुंच की जाएगी जिस तरीके से श्रीनिवास जी कर रहे हैं पंजाब में लोग नाराज हो रहे हैं? हम हाईकमांड से भी मिलेंगे और सब जगह बात करेंगे। सर अभी कार्यकर्ताओं ने जिला जो प्रधान बनाए उन पर आरोप लगाए, नेक्स्ट पे आरोप लगाए हैं, कैसे? देखो जिसके पास जो बात होगी, जो सबूत होगा वो बोलेगा। जिसके पास जो भी उसके बारे में होगा वो बोलता ही है। सब कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करते रहेंगे या इस्तीफा देंगे? कार्यकर्ता भाजपा में ही रहेंगे और जब तक हाईकमांड को ये समझ नहीं आता कि पंजाब में भाजपा को कैसे मजबूत बनाना है, ये एक्टिवली पदों पर रहकर काम नहीं करेंगे। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीतकर लौटे भाला फेंक खिलाड़ी यशवीर का भव्य स्वागत किया गया। अपने गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों और परिजनों ने फूल माला और ढोल नगरों के साथ उनका अभिनंदन किया और यशवीर ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार और कोच कड़ी मेहनत को दिया और उन्होंने बताया कि उनके दादा और पिता भी खेलों से जुड़े रहे और उनके पिता ही उनके पहले कोच हैं। और यशवीर ने कहा है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा उनके प्रेरणा स्रोत है और भविष्य में उनका लक्ष्य एशिया खेलों में और ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतना है। वही यशवीर के पिता और कोच राय सिंह ने बेटे को सफलता पर खुशी जताते हुए कहा है कि निरंतर मेहनत और अनुशासन और समर्पण के यह मुकाम दिलाया है और यशवीर ने युवाओं से भी ईमानदारी और लगन के साथ अपने सपनों का पूरा करने का संदेश दिया।
खुशी का माहौल है, किस तरह से देख रहे हैं और कौन सा मेडल आज आपने जीता है? सर ये मेरा लाइफ का पहला बड़ा टूर्नामेंट था और इसमें मेरा मेडल भी लगा कॉमनवेल्थ गेम्स में। और अभी एयरपोर्ट के बाद से मेरा मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है, भाई माला पहनाई जा रही है और सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी भाई साथ में जा रहे मेरे साथ। आज तीसरी पीढ़ी खेल में खेल रही है, दादा फिर उसके बाद पिताजी, आज पोता, किस तरह से देख? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद की कार्यवाही लोकसभा में पारित सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या और संशोधन विधेयक और MSMI से जुड़े विधेयक पर विपक्ष के रवैया को आलोचना की। उन्होंने कहा है कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों पर सर्थन चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष के बहस और रचनात्मक भूमिका निभाने के बजाय हंगामा करना चुना। और किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र चर्चा का सर्वोच्च मंच है और विपक्ष को जनहित से जुड़े विषय और सकारात्मक भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित किया है, और जबकि राज्यसभा में MSMI से जुड़े विधेयक पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की। और झारखंड छात्र प्रदर्शन के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि कानून में व्यवस्था से जुड़े मामलों में सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करती है और संसद में कार्यवाही को बाधित करने के वजह विपक्ष को बहस से भी हिस्सा लेना चाहिए। आज दो महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए, और राज्यसभा में MSME का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था, मैंने खड़गे जी को भी बोला कि अपने कांग्रेस MPओ को थोड़ा समझाइए, कम से कम बिल में हिस्सा तो ले। लेकिन खड़गे जी भी अपना कांग्रेस MPओ को समझा नहीं पाया, उनका व्यवहार बहुत खराब था और लोकसभा में भी कोई समझाने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी तो नहीं आए आज और बाकी लोग भी कोई समझा नहीं पाया। कांग्रेस के MP पूरा बिगड़ चुका है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं है जो अपने सांसदों को सही रास्ते दिखा सके, पूरा बिखर गई है। इतना इम्पोर्टेंट बिल्स आया है वो हिस्सा नहीं ले रहे, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है। हम तो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स पे सब सांसद बोलना चाहिए। देखिए राज्यसभा में आपने देखा है ना, हमने बारी बारी से चेयरमैन साहब से कह के हमने। दिल्ली में उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता संसद मार्ग थाने पहुंची और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। और पीड़िता ने आरोप लगाया कि वहां कई दिनों से शिकायत दर्ज कराने का प्रयास कर रही है और लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है। और पीड़िता ने अपने परिवार की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और कानूनी सहायता की मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और केंद्रीय एजेंसी से जाँच कराए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने संबंधित आरोपों की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। और फिलहाल मामले को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत प्रक्रिया का इंतजार है। मेरी पहले तो ये थी, मैं लगातार 20 तारीख को मैं आई थी क्योंकि मेरी भी पढ़ाई है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, बच्चे भी मेरे हैं, मैं भी माँ हूँ, मुझे पता है माँ का दर्द कितना होता है। लेकिन मैं लगातार 20 तारीख से CRPF से बोल रही हूँ कि मुझे संसद मार्ग थाना जाना है, संसद मार्ग थाना जाना है, कंप्लेन करना है, लेकिन ऊपर से IG के पास से ऑर्डर नहीं आता है। बोलते वहाँ लेके नहीं जाना है लड़की को, लड़की वहाँ नहीं जा सकती और प्रोटेस्ट में नहीं जा सकती है, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती है, अपनी बात नहीं कह सकती है। और मैं उस दिन आई थी, मेरी सारी कंप्लेन आज 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे पार्लियामेंट में और यहाँ पे। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे हम TV भारत।